हेलो गाइज, और सब कैसे हैं? गियर पढ़ रहे थे, अब गियर का मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गियर जानते हैं। गियर क्या होता है? ठीक है, गियर जानने से पहले मतलब कि जो हमारा नॉर्मल, मैं 2 सिलेंडर ले रहा हूँ। मैंने इससे पहले क्लच पढ़ाया था। ठीक है, क्लच पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक चीज, अब ये मैंने 2 सिलेंडर लिए। एक सिलेंडर ये है, ठीक है, और एक ये है मेरा। ओके, दोनों रोटेट कर रहे हैं। ये मान लो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और ये ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, वो क्यों कर रहा है? इसमें जो ड्राइवर है वो, मान लो ये ड्राइवर मेरा ये है, मतलब कि ये मेरी ड्राइविंग शाफ्ट है। ये मेरी ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट है, ये वाला सिलेंडर मेरा। ठीक है, सिलेंडर किस फॉर्म में है? सिलेंडर आप जानते हो, मतलब कि डिस्क जान रहे हो, मतलब कि ऐसे, ये ऐसे करके ये इस फॉर्म में होगा, डिस्क फॉर्म में है। इसकी कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ विड्थ है। ठीक है, तो क्लच में क्या था? जो पावर ट्रांसमिट होती थी किसके थ्रू होती थी? फ्रिक्शन के थ्रू होती थी पावर ट्रांसमिट। फिर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब दो क्लच हैं, एक क्लच ये, एक क्लच ये, ये ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट है। मतलब फ्लाईव्हील क्या है? फ्लाईव्हील हमारा ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और जैसे ये इंगेज होता है हमारी क्लच प्लेट के साथ, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, और ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है और फ्रिक्शनल टॉर्क जनरेट होता है। तो ड्यू टू फ्रिक्शनल टॉर्क हमारा जो ड्रिवन शाफ्ट का क्लच प्लेट है वो रोटेट करने लग जाता है, हमारा पावर ट्रांसमिट हो जाती है। पावर ट्रांसमिशन तो होता है। ऐसे ही गियर में भी हमको पावर ट्रांसमिशन करना होता है। गियर में भी पावर ट्रांसमिशन करना होता है। अब भाई, अब पावर ट्रांसमिशन कैसे? ये एक शाफ्ट है मेरी, ठीक है, ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट है, दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों की एक्सेस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है और ये सिलेंडर, इनकी एक्सेस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब जो शाफ्ट है मेरी पैरेलल शाफ्ट है। अब ये जो ड्राइविंग गियर, जो ड्राइविंग सिलेंडर है, जो ये ड्राइव कर रहा है सिलेंडर, इसको इस शाफ्ट में पावर अपनी ट्रांसमिट करनी है, मोशन ट्रांसमिट करना है, मतलब यहां से यहां ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम क्या लेंगे? 2 सिलेंडर ले लो, है नहीं? नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं गियर पे नहीं आया हूं। मैं 2 सिलेंडर, मेरे को क्या कर, मैंने सोचा कि शुरुआत में क्या हुआ होगा कि यार मेरे को यहां पर ये ड्राइविंग शाफ्ट है और मुझे इस शाफ्ट पे मोशन ट्रांसमिट करना है, पावर ट्रांसमिट करनी है, जैसे हम क्लच में करते हैं। तो क्या हुआ, हमने जैसे क्लच में हमने 2 फ्रिक्शनल डिस्क ली थी, वैसे हमने 2 सिलेंडर ले लिए। इनकी कुछ विड्थ होगी, थोड़ी बहुत हो, इसकी भी कुछ विड्थ होगी। तब तो क्या हुआ, इस ड्राइविंग शाफ्ट पे इसको रख दिया, ये ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करी, ये सिलेंडर रोटेट करा। जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा तो इस जो दूसरा सिलेंडर है ड्रिवन शाफ्ट पे, इससे कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर, और यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, जैसे ये आया और यहां पर इसने एक फोर्स लगाया, मान लो P फोर्स इसने लगा दिया इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये रोटेट करा ना, ऐसे करके रोटेट करा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इसने फोर्स लगाया। अब ड्यू टू, आपको क्या पता है कि ये कैसे रोटेट करेगा? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा तो। ठीक है, तो इसमें ड्यू टू फ्रिक्शन, जैसे क्लच में होता है वैसे ही यहां पर इसमें फ्रिक्शनल, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इसने भी रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब 2 सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो इस फ्रिक्शन से इस जो ये जो सिलेंडर है ड्रिवन शाफ्ट पे, इस पे भी फोर्स लगेगा। ठीक है, और फोर्स लगेगा तो ये भी इसको रोटेट करना चालू कर देगा। समझ गए? रोटेट करना चालू कर देगा। तो किसकी वजह से रोटेट कर रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन आ रहा है तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स दोनों रोटेट कर, ये वाली बॉडी इसने रोटेट करने लगती। अब क्या होगा कि
थोड़ी बहुत स्पीड तो चलेगी, मतलब कि अगर आप देखोगे 2 सिलेंडर होंगे ना, उनको अगर वो एक जो ड्राइवर है हमारा, जो ड्राइवर सिलेंडर है वो थोड़ी स्पीड में है, ठीक है, कम स्पीड में है, तो जो ड्रिवन शाफ्ट पे सिलेंडर लगा है ना उसको वो रोटेट करा देगा अगर कम स्पीड में है, ठीक है, मतलब कि प्योर रोलिंग हो जाएगी, रोलिंग मोशन हो जाएगा, स्लिप नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अगर जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो बहुत तेजी से शाफ्ट बहुत फास्ट रोटेट कर रही है, तब उस कंडीशन में एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट मोशन, मतलब अब हमको तो ये था ना कि जितना मोशन यहाँ पर है उतना मोशन मुझे यहाँ ट्रांसमिट करना है, एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट करना है, एग्जैक्ट पावर ट्रांसमिट करनी है। तो भाई हल्की स्पीड पे है तो चलो ठीक है, तब तो पावर ट्रांसमिट वो कर देगा, हल्की स्पीड पे है तो कर लेगा। पर अगर वेलोसिटी बहुत हाई है, ड्राइविंग शाफ्ट बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, तब उस केस में ये एग्जैक्ट मोशन, एग्जैक्ट पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ ना उसमें स्लिप जरूर होगा। क्यों होगा स्लिप भाई? क्यों होगा स्लिप? कि अगर मेरा देखो क्या होता है, हम चल रहे हैं फर्श पे चल रहे हैं, या मैं अपना हाथ इस बोर्ड पे ऐसे क्या कहते हैं घिस रहा हूं ना, ठीक है, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, मेरी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अगर मेरा जो फोर्स है जो मैंने लगाया वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तब तो स्लिप होगा। देखो स्लिप हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ रहे हो? अगर मैं जो फोर्स इस बोर्ड पे इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस बोर्ड के लगा रहा हूं, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके मेरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है उससे ज्यादा होगा, तभी तो मैं आगे को स्लिप हो पा रहा हूं, समझ रहे हो? स्लिप हो पा रहा हूं ना, तो वो चीज है। हम फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमको स्लिप होने से बचाता है। स्लिप अब आप देख लोगे टायर, जो हमारे टायर होते हैं, ठीक है, गाड़ी के टायर हो गए, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शनल हमको इंगेज करने के लिए, ताकि हमारी गाड़ी स्लिप ना करे, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हमारी गाड़ी स्लिप कर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कि अगर ज़्यादा फोर्स इस पे लग गया, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स था उससे ज़्यादा फोर्स हमारा हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में म्यू एन क्या है, ये नॉर्मल फोर्स होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में हैं, इन दोनों को कांटेक्ट कराया गया है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में भाग नहीं सकते, ये निकल के नहीं जा सकता, समझ रहे? तो ये वाला जो है ये तो नॉर्मल फोर्स सेम लगेगा, जितना यहां से लगेगा उतना यहां से लगेगा, इक्वली, दोनों इक्वली लगेंगे, वरना अगर एक ज्यादा लग गया तो ये तो निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स दोनों इक्वल लग रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जो नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है परपेंडिकुलर, तो म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और जो हमारा ये जो बॉडी लगा रहा है फोर्स नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये जो फोर्स ये लगा रहा है, जो ये मेरा ड्राइविंग सिलेंडर है, जो नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है, ये ज्यादा हो गया, किससे? जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ है उससे, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है स्लिप होगा। कहा ना मैंने अगर ज्यादा फोर्स लगाया तभी मैं स्लिप हो रहा हूं, वरना अगर मैं इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा तो मैं स्लिप नहीं हो रहा हूं। तो स्लिप होगा तो एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, समझ लो? एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अगर स्लिप हो गया तो कहां से ट्रांसमिट कर पाएगा? उसमें क्या कहते हैं, ड्यू टू स्लिपिंग वेस्ट होगा, एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था ना कि मुझे इस ड्राइविंग शाफ्ट, इस ड्रिवन शाफ्ट पे मोशन ट्रांसमिट करना था, पर नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने सिलेंडर ले लिए, पर क्या हुआ,
स्पीड कम है तब तो कर पा रहा है, पर हाई स्पीड है तो नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या करें, क्या तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि स्लिप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन जो ये पॉइंट है, ठीक है, टेंजेंट, इसके पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है। अब स्लिप हो रहा है तो क्या करें? तो हमारे पास फिर, एक मिनट रुकना, पानी पी लो। तो फिर हम क्या हुआ, फिर क्या करेंगे? तो हम अब इस स्लिप को रोकने के लिए, जो स्लिप है इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? तो भाई हम ये करेंगे कि यहां पर प्रोजेक्शन निकाल लें, टीथ के फॉर्म में प्रोजेक्शन निकाल लेंगे ये, ठीक है, ये निकाला और ये यहां पर निकाला, ऐसे करके ये टीथ बना, ये हमारे टीथ हो गए। तो टीथ के फॉर्म में प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, समझ गए? मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये यहां से प्रोजेक्शन, इस सिलेंडर से प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, इस सिलेंडर से टीथ का प्रोजेक्शन निकालेंगे। और जब दोनों इंगेज होंगे, जब दोनों एक दूसरे के स्लॉट में जाएंगे, ठीक है, जब एक दूसरे के स्लॉट में जाएंगे तो फोर्स नॉर्मल लगेगा इन, तो जो फोर्स लगेगा जब ये दोनों, जब ये एक दूसरे के स्लॉट में जा रहे हैं, ठीक है, और एक टीथ दूसरे टीथ के कांटेक्ट में आएगा तो स्लिप तो होगा नहीं, कितनी भी वेलोसिटी दे लो स्लिप होगा। पहले तो ये ऐसे थे तब स्लिप हो जा रहे थे, अब ऐसे हैं, ऐसे करके। अब एक ये ड्राइविंग गियर इस D1 गियर पे ऐसे करके लगाएगा फोर्स, तो ये ऐसे जाएगा। पहले तो ऐसे था, फिर ऐसे करके स्लिप हो रहे थे, अब कहां जाएगा, समझ गए? तो हमने क्या करा, हमने जो सिलेंडर था उसमें प्रोजेक्शन बना लिए, और प्रोजेक्शन बना लिए तो हमारी जो स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब हाई स्पीड पे भी हम चला सकते हैं। तो यहां से आया गियर, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैं ये कहूं फॉर एग्जैक्ट वेलोसिटी ट्रांसफर, फॉर एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, मतलब कि अगर एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे, अब मैं एक टीथ, ये तो एक टीथ हो गया, पूरे मोशन में, पूरे ऑपरेशन में जब भी कोई सा भी टीथ इन दोनों सिलेंडरों का कांटेक्ट में आएगा तो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, जो वेलोसिटी रेशियो है इन दोनों का, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, जितना अभी पूरे मोशन में, पूरे ऑपरेशन में कांस्टेंट होना चाहिए। यह है गियर का फंडा कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि जो ओमेगा 1 है डिवाइड बाय ओमेगा 2 कांस्टेंट। ये गियर की कंडीशन है कि ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट, समझ गए? वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होगा तब हमारा एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट होगा, पावर जितना यहां थी उतना यहां मिलेगी, तभी तो मिलेगी ना भाई। पावर क्या है? पावर क्या है? टॉर्क ओमेगा पावर टॉर्क ओमेगा, ठीक है। T1 ओमेगा, अगर हम T1 ओमेगा 1 इक्वल टू T2 ओमेगा 1 2 कर रहे हैं तो टॉर्क तो हम कर लेंगे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कांस्टेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट कांस्टेंट, पावर सेम ट्रांसमिट करने के लिए, समझ गए? तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो कांस्टेंट फॉर गियर के लिए,
ठीक है, गियर का पर्पज यही तो है हमारा। अब तो भाई ये बात आई तो हमें मतलब कि अगर मैं ये फिर ये कहां से आया, ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2, तो अगर आप देखोगे मतलब कि वीपी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है जहां पर ये इन्होंने कांटेक्ट में आए हैं, वहां पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ओमेगा कांस्टेंट, मतलब कि अगर मैं कहूं ओमेगा 1 r1, ये वेलोसिटी है ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा 1 इक्वल्स टू r1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू r2, ओमेगा 2 r2, ओमेगा 1 r1 ओमेगा 2 r2। वेलोसिटी ये कहाँ से आया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब कि जितनी वेलोसिटी इसकी है इस पॉइंट पे उतनी वेलोसिटी इसकी है, इतनी है होगी ना, क्योंकि स्लिप तो हमको करना नहीं है भाई, अब स्लिप नहीं करना है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कि ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 ये क्या होना चाहिए, r2 डिवाइड बाई r1, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि r2 डिवाइड बाई r1 कांस्टेंट। ठीक है,